क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी भारतीय इतिहास अर्थात आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है गांधी और उनसे जुड़े हुए आंदोलन। इसमें हमें असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का तीसरा चैप्टर है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके आगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके आगे अलावा जो और भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और उसके आंदोलन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके पहले का जो असहयोग आंदोलन था उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस चैप्टर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को विशेष रूप से पढ़ेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपचारिक शासन से मुक्ति कराने के संघर्ष में जो है हो ची मिंह को जोड़कर देखते हैं। मतलब यह हुआ कि जैसे भारत में राष्ट्रवाद के लिए महात्मा गांधी को जाना जाता है, वैसे ही जो है इटली के निर्माण में गैरीबाल्डी को और अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में हम जॉर्ज वाशिंगटन को मानते हैं और वियतनाम में जो है हो ची मिंह को मानते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, ठीक है। लिखा है, चूंकि जो है गांधी जी की स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन और हो ची जो है मिंह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज से ही संवारा और नियंत्रित किया गया जिस समाज में वो रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में हम 1915 से लेकर 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय जो है समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित और नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। इस अध्याय में हम लोग जो है 1915 से 1948 तक की सारी घटनाओं को देखेंगे, जिसमें महात्मा गांधी का रोल कैसा था और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है, ये 1930 का है, जब ये 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम से जब गांधी ने किया था, तो ये उसी का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। लिखा है, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, ठीक है। तो याद रखना, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता के रूप में हम यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिखा है, जो है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में जो है अपनी गृह भूमि वापस आए थे। याद रखना, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, और वहां पर काले गोरे का भेद हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में वहीं पर इन्होंने संघर्ष किया और उस जो है काले गोरे के भेद को समाप्त कराया, भारतीयों को अधिकार दिलाया, और तब जा करके जो है वहां से 1915 में भारत आए थे 9 जनवरी को। इसीलिए भारत में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के घर वापसी के याद में। याद रखना, 1893 में ही गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका और 1915 में लौट के आए थे, ठीक है। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वह एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वह इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंदन देव नेसन ने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल
किया है। तो ये बात याद रखना कि गांधी ने जो है पहली बार अगर कहा जाए सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ किया था, तो इसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, ये बात याद रखना, ठीक है। पहले पहल आगे लिखा है जो है विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी भी दिया। उन्होंने गांधी जी ने यह भी कहा उच्च वर्ग से कि आप लोग जो निम्न वर्ग और महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, इस व्यवहार को आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बहुत आगे चल करके भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय के अपेक्षाकृत भिन्न था। तो 1893 का भारत जब छोड़ के गए थे तब और 1915 के भारत में काफी अंतर आ गया था। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे और उन्हीं के कहने पर इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत को जानने का प्रयास किया। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था भारत, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने जो है व्यापक रूप से मध्यम वर्गों के बीच अपनी जो है अपील का विस्तार कर लिया था। कौन? तो कांग्रेस। तो याद रखना 1905 में बंगाल का जब विभाजन किया गया तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसे हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस आंदोलन के माध्यम से अब कांग्रेस जो है वो गांव तक पहुंच गई और मध्यम वर्ग तक जो है अपना विस्तार कर लिया। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। कौन से आंदोलन ने? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण ही भारत में कई जो है प्रमुख नेताओं का जन्म हुआ जिन्होंने कांग्रेस जो है को ज्वाइन किया और पूरे भारत में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लिखा है कौन कौन नेता? तो कुछ नेताओं ने जन्म दिया। नेताओं का जन्म मतलब ये मत समझना कि वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, नहीं, वो जनता के बीच में जो है अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए स्वदेशी आंदोलन में, इसको जन्म कहा गया है। जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, और इन तीनों लोगों को हम क्या कहते हैं? बाल जो है लाल बाल और पाल कहा जाता है। ये तीनों जो है लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, ये भी मैंने बताया। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के और पंजाब के बाल गंगाधर वो थे लाला लाजपत राय थे। फिर भी तीनों में बहुत अच्छा मेल था और तीनों लोगों ने मिल करके भारत में उग्र राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। तो याद रखना बहुत बड़ा योगदान किसका है? तो लाल बाल पाल का भारत के इतिहास में, खास करके स्वदेशी आंदोलन के बाद इन लोगों का पूरे भारत में जन्म हुआ, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे जो है इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का सामना किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक कर्मिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। मतलब यह हुआ कांग्रेस के अंदर एक उदारवादी वर्ग था और ये चाहता था कि हम सुधारों की बात करें, आंदोलन की या बदलाव की बात ना करें, ठीक है। तो याद रखना, और जबकि जो लाल बाल पाल थे ये उग्रवादी थे, ये चाहते थे कि हम विरोध करें, आंदोलन करें और उसके माध्यम से हम जनता के बीच में जो है अपनी पहचान बनाएं। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब कौन थे? उदारवादी थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये बात याद रखना, ये भी गुजराती ही थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये शुरू में कांग्रेस के सदस्य थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग जो है कांग्रेस के उदारवादी लोग थे, ठीक है। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। याद रखना, गोखले को गांधी जी ने अपना गुरु बना लिया था और गोखले ने कहा था गांधी जी से कि अगर भारत में आंदोलन करना है, भारत में लोगों को समझना है, तो पहले आप पूरे भारत की यात्रा कीजिए। तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। अगर जानेंगे, भारत को जानेंगे, तभी आंदोलन करने में उनको कठिनाई नहीं होगी और आम जनता का सहयोग लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति
फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले 1916 में पहली बार जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई थी उस समय मुलाकात हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी की अपेक्षा की तुलना अज्ञात थी, मतलब गांधी जी की अभी कोई पहचान नहीं थी। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि गांधी अभी भारत में कोई काम तो किए नहीं थे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो काम किए थे उस आधार पर इनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था गांधी जी को। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। मतलब यह हुआ, जब गांधी जी बोलने आए, भाषण देने आए, तो मजदूरों की बात कोई कभी करता नहीं था, तो इन्होंने मजदूरों की बात किया और भारत के विशिष्ट वर्ग की ओर ध्यान दिलाया कि कहा आप लोग इस पे भी ध्यान दो जो भारत के मजदूर वर्ग हैं उन पे। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धन्यवाद सजे सवारे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा ये विश्वविद्यालय बना तो दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन इसमें गरीब लोग तो नहीं है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रित थे से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और उन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। जब तक आप भारत की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे और आप लोग जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक भारत मुक्त नहीं हो सकता है। वो कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति देते रहेंगे। मतलब जो श्रमिक कर रहा है उसकी मजदूरी 100% उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी मजदूरी उसको ना मिल करके अन्य लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो गांधी जी ने यहीं से जनता की नब्ज पकड़ना शुरू कर दिया और लोग गांधी जी को अब यहीं से मानने लगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। तो गांधी जी ने पहली बार किसानों और मजदूरों गरीबों की बात किया। ठीक है, ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को इन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना, जो भारतीय जनसंख्या के अधिकांश जो है अधिसंख्य हिस्से का निर्माण जो है करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। मतलब यह हुआ, जब भाषण देने गए तो ये किसान, गरीब और मजदूर वहां थे ही नहीं, तो उनकी बात किया, जबकि विश्वविद्यालय में जो है किसी और काम के लिए उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार गरीबों और मजदूरों की बात की, जिन्हें जनता की नब्ज उन्होंने पकड़ लिया। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। उन्होंने वास्तविक तथ्य की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी एक जो है उस पे गांधी जी हैं और आप साथ में देख सकते हैं ये आपके जो है लाला लाजपत राय बैठे हुए हैं और गांधी जी ये बैठे हुए हैं, और ये जो है एक जो है टांगे पर जो आपका वो होता है, इक्का गाड़ी होती है, उस पर बैठ के जा रहे हैं और लोग उनको गांधी जी को देख रहे हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए काम किया है और ये लखनऊ आए हुए थे, बनारस आए हुए थे। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। उन्होंने ये बताया कि जो भारत का राष्ट्रवाद है उसमें गरीबों का कोई योगदान है ही नहीं, मजदूर है ही नहीं। उनमें कौन है, तो उसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, जमींदार हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता है, या भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। तो गांधी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की घोषणा के समय ही अपनी पहली बार इस सार्वजनिक घोषणा में गरीबों और मजदूरों की बात की।
उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला और दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने राजकुमार शुक्ल ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। ठीक है, अब यहाँ गौर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है यहाँ पे कि गांधी जी लखनऊ 1916 में जो है जब आए थे लखनऊ सम्मेलन में, तब यहीं पर चंपारण की समस्या को लेकर के राजकुमार शुक्ल उनके पास आए थे। यहाँ लिखा है असहयोग की शुरुआत और अंत। तो असहयोग क्या है? तो पहले गांधी और भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करते थे, लेकिन जब देखा इन्होंने स्वराज नहीं दिया तब इन्होंने क्या शुरू कर दिया? असहयोग शुरू कर दिया। 1917 का अधिकांश समय गांधी जी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। मतलब गांधी इस समय कौन सा आंदोलन कर रहे थे? चंपारण गए, फिर खेड़ा गए, फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों में गए, तो यही समय गांधी जी फंसे रहे। ठीक है, लिखा है अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात में अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। मतलब यह हुआ कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था जो है प्लेग बोनस को लेकर के, और उसको गांधी जी ने उनमें हस्तक्षेप किया और मजदूरों को जो है 35% जो है क्या पहुंचाया? लाभ पहुंचाया, प्लेग बोनस। और प्लेग क्या होता था? चूहों से एक बीमारी फैलती थी और वो जो है जिससे लोग मारे जाते थे, तो लॉकडाउन लगा दिया जाता था, तो जो है मजदूर अपने घर में होते थे तो उन्हें बोनस मिलता था, प्लेग बोनस, वो मिलना बंद हो गया था। इसीलिए अहमदाबाद में किसानों ने मजदूरों ने क्या किया? आंदोलन कर दिया था, जिसमें गांधी जी हस्तक्षेप किए। फिर गांधी जी ने क्या किया? खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की गई। तो खेड़ा कहाँ पे है? ये भी अहमदाबाद में है। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ और फिर खेड़ा सत्याग्रह, और उससे पहले चंपारण। तो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन में गांधी जी व्यस्त थे। आगे लिखा है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। अब यहीं से गांधी जी को एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई जब उन्होंने चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में जो है सत्याग्रह किया। तो इससे पूरे गांधी जी का पूरे भारत में नाम हो गया और वह एक राष्ट्रवादी नेता बन गए। इसी तरह से ये सभी स्थानिक संघर्ष थे, जिसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता वाली एक समिति ने संतुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा। याद रखना, एक जो है अधिनियम पास किया गया था, रोलट एक्ट पास किया गया था, जिसे जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। तो सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक समिति ने संतुतियों के आधार पर एक कठोर उपायों को जारी रखा। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोलट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। ठीक है, याद रखना, रोलट सत्याग्रह चलाया था किसने? गांधी जी ने सत्याग्रह जो चलाया था, क्योंकि रोलट एक्ट में यह था कि अगर किसी के ऊपर शक हो जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जो है आतंकवादी या जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है दबाने के लिए ही रोलट एक्ट लाया गया था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले हुए इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलट एक्ट दिया गया। ठीक है, तो याद रखना, बहुत से लोगों ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। ठीक है, और स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और भी क्या हो गई, तो तनावपूर्ण हो गई। और अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर तक पहुंच गई, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग
मारे गए। तो याद रखना, जलियांवाला बाग रोलट एक्ट के विरोध में हुआ था, क्योंकि रोलट एक्ट के कारण जो है अमृतसर के दो प्रमुख नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए थे, और वहां पर जो है जनरल R.O. डायर के आदेश पर गोली चला दी गई, जिसमें यह हत्याकांड में इतने लोग मारे गए। रोलट सत्याग्रह से ही गांधी जी की एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। तो रोलट सत्याग्रह चलाया था किसने? गांधी जी ने। किसके विरोध में? रोलट सत्याग्रह के। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। अब अभी तक सहयोग कर रहे थे, अब क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो है शुरुआत कर दी, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे। उन्हें आग्रह किया गया कि वह स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं और कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ जो है ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने के लिए कहा गया। मतलब कहीं पे किसी भी तरह का जो है अब सहयोग नहीं करना है। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो गांधी जी ने, अगर पूछा जाए आपसे कभी कि असहयोग आंदोलन का नारा गांधी जी ने क्या दिया था, तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, यही नारा था, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था खलीफा के समर्थन में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया था। इसीलिए वहां पर खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया गया था खलीफा के समर्थन में। मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाइयों ने इसको शुरू किया था, जिसे अली बंधु कहते हैं। तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को देखा, तो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया। जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल जो है अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रत्येक खलीफा को पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। तो ये लोग जो है खलीफा को जो है क्या कर रहे थे? पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पे लिखा है कि खिलाफत आंदोलन 1919-1920 तक चला था। आपको ये भी याद रखना है। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें हम अली बंधु कहते हैं। ये दोनों भाइयों ने ही शुरू किया था। ठीक है, इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगें क्या थी? पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, यह मांग किया गया था। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। तो ये सब खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य थे, उनकी मांगे थी। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो मिलाने की कोशिश गांधी ने क्यों किया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का इस समय सबसे अच्छा समय था। ठीक है, आगे लिखा है एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। तो गांधी जी ने एक लोकप्रिय आंदोलन असहयोग आंदोलन की तैयारी कर ली। किसके साथ? खिलाफत आंदोलन के साथ। तो लिखा है गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत में 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। तो हिंदू मुसलमानों में एकता को देखते हुए गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप इसका आंसर यही बताना है। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के जो है बहाव को उन्मुक्त कर दिया, और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक थे। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए। तो गांधी जी के कहने पर हर वर्ग ने इनका साथ दिया और सब ने असहयोग आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया, और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना कर दी और अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। तो याद रखना, हर क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने ढंग से
इस आंदोलन का समर्थन दिया। उत्तराखंड के कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए, अवज्ञा मतलब कानून का उल्लंघन करते हुए, कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए अपने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल पर कार्रवाई कर दी। आगे लिखा है, गांधी जी के जो है अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के लिए एक युग का ही नाम है। याद रखना, जो अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, ये असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे और इन्होंने रिपोर्टिंग किया था। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो है नाम दिया और मतलब वो नाम से जाना गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वस्य अनुशासन आवश्यक था। मतलब यह हुआ कि इसमें परित्याग करना था, कुछ चीज़ों का जो है प्रतिवाद करना था, परित्याग करना था और जो है अनुशासन में भी रहना था, मतलब हिंसा का पालन नहीं करना था। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में चोरी चोरा पुरवा मतलब गांव के एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी। क्या रखना, इस अग्निकांड में कई पुलिस वाले की जान चली गई। इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा और उन्होंने इसको जो है उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब यह हुआ कि जब ये घटना हुई चोरी चोरा की, तो चोरी चोरा कहाँ है? गोरखपुर में। यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। तब गांधी ने, तो ये घटना चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो पहले ये 5 फरवरी माना जाता था, लेकिन अब ये 5 फरवरी ना होकर के ये 4 फरवरी हो गया है। ये बात याद रखना, भारत सरकार ने अब 4 फरवरी को ही घोषित किया है चोरी चोरा की घटना। दूसरा, 12 फरवरी को वर्धा में गांधी जी ने बैठक बुलाई और वहीं पर जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया और कहा किसी भी कीमत पर हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो है जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जो है जज जस्टिस जो है C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। एक बात याद रखना, कभी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें 6 वर्ष की सजा कौन सुनाया था? तो ये ब्रूमफील्ड ने सुनाया था। ये बात याद रखना। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। ये बात किसने कहा था? तो ब्रूमफील्ड ने गांधी को कहा था कि जितने लोगों की मैंने आज तक सुनवाई किया है उसमें आप सबसे अलग हैं। ठीक है, इस तथ्य को नकारा असंभव हो गया क्योंकि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रूमफील्ड कह रहे हैं। जज जब सजा सुना रहे थे, यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वह भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मतलब ये ब्रूमफील्ड ने कहा कि गांधी को कहा कि आप ऐसे देशभक्त हैं, ऐसे राजनेता हैं कि आपके खिलाफ भी बोलने वाले आपका आदर करते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः जो है उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाना आवश्यक था। तो 6 वर्ष का जो है गांधी जी को सजा सुनाई गई, लेकिन इनके स्वास्थ्य खराब हो गया था तो बाद में इनको छोड़ दिया गया था। लिखा है, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इसमें मुझे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि अगर आपको जेल से छोड़ दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही रहूँगा, ये ब्रूमफील्ड ने कहा। आगे लिखा है, जन नेता। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में जो है
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में दिए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायियों और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रहा। मतलब यह हुआ कि जब गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह वादा किया था कि मैं गरीबों और मजदूरों के लिए काम करूंगा, उसको उन्होंने पूरा किया और जन नेता के रूप में उभर के आ गए। अब ये जो है याद रखना, गांधी जी का आंदोलन या कांग्रेस का आंदोलन बुद्धिजीवियों और व्यवसायियों तक अब सीमित नहीं रहा गया। अतः हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया। तो पहली बार गांधी जी के कहने पर गांधी जी को के काम को लेकर इनके अंदर विश्वास बढ़ गया। तो किसानों, श्रमिक और कारीगर पहली बार ऐसे आंदोलनों में शामिल हुए। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपने आप महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी ने उनकी जो है इस तरह वस्त्र पहनने, उनकी ही तरह रहने और उनकी ही भाषा बोलते थे। गांधी जी याद रखना, जो आम जनता की भाषा थी वही बोलते थे, उन्हीं तरह कपड़ा पहनते थे। तो लोगों को लगा कि ये हमारे बीच का नेता है, इसीलिए गांधी जन नेता बनते चले गए। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, मतलब जनता के बीच में खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते हुए और उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। जाके उस जनता के बीच में ही खड़े हो जाते थे, तो लोगों को लगता था कि गांधी जो है अन्य नेताओं से अलग हैं। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय जो है बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, मतलब सूट पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। तो लोगों को लगता था ये तो हमारे टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। इसी बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के जो है कार्य ने गांधी जी को जो है पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद कर दी। तो गांधी जी ने बिल्कुल आम जीवन को हाथ में लिया, इसीलिए गांधी जी का कद बढ़ता चला गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए। तो गांधी जी को यहाँ चरखे के साथ दिखाया भी गया है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है कि 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। 1921 में उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक बन गया और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी ने आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रत्युत्तर में गुणगान करते थे। तो गांधी जी का कथन ही था कि हमें जो स्वदेशी को बढ़ावा देना है, इसलिए वो स्वदेशी कपड़ा भी पहनना क्या हो गया, शुरू कर दिए। चरखा की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों से मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया गया के घोर आलोचक थे। मतलब गांधी जी मशीनों के द्वारा जो बनाए कपड़े होते थे उसे घोर विरोधी थे। आगे लिखा है, उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक रूप में देखा जिसमें मशीनों और तकनीक को, प्रौद्योगिकी मतलब होता तकनीक को बहुत महिमा मंडित नहीं किया गया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था और उन्हें स्वावलंबी भी बना सकता था। मतलब वो सूत काटेंगे तो उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। आगे कहते हैं गांधी जी, मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है या सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। याद रखना, मशीनों से जब कपड़ा बनने लगा तो याद रखना लोगों को बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों को काम नहीं मिलता था और श्रमिक बेरोजगार हो गए। ये तब तक है, श्रम बचाते रहेंगे तब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूं। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूं। वो कहते थे गांधी जी कि हम सबको जो है काम से जोड़ना चाहते हैं और धन का बंटवारा किसी एक व्यक्ति में ना हो, मतलब सबके पास, एक व्यक्ति के पास ना हो, कुछ लोगों के पास ना हो, सबके पास हो। जो है खद्दर मशीनरी को नष्ट करना चाहता था बल्कि यह उनके प्रयोग को नियमित करता था। ये यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था 1924 में, और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। जो है पहिया अपने आप ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो यंग इंडिया में गांधी जी ने यह बात कही थी
उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है चरखा के बारे में। आगे लिखा है, जो इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध जो है कर देने वाली अध्याय में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना की उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। ठीक है, कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट दी है। तो एक हिंदी समाचार पत्र ने क्या रिपोर्ट दी है उस समय, तो लिखा है, भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नून खार देवरिया उत्तर प्रदेश में ही है, गोरखपुर के बगल में है। गौरी बाजार वहीं पे है। चोरी चौरा और जो है कुसमहरी स्टेशन पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी जो है कुसुमिही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे जो है प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। ठीक है, देवरिया में लोग गांधी जी को जो है भेनी दान देना चाहते थे। ठीक है, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा, लेकिन चोरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। मतलब गांधी जी को सब देखने के लिए इतना परेशान थे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है। मतलब भगवान द्वारा उनको भेजा गया है किसानों की मदद करने के लिए, तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकार करने की शक्ति है। और कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज जो है बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। मतलब ये होता था कि लोगों में यह धारणा थी कि गांधी के अंदर कोई चमत्कार है, जहां जाएंगे वहां लोग उनसे भाग जाएंगे अंग्रेज लोग। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात जो है बताती कहानियां भी थी। लोग कहते थे गांव में कि जो गांधी का विरोध करेगा वो भयंकर परिणाम भुगतेगा, वो नरक में जाएगा। इस तरह की अफवाहें फैली गई कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यमयात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। तो कहा गया, यह भी आलोचना की गई कि जो गांधी का विरोध कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी फसल नष्ट हो जाएगी या उसका घर गिर जाएगा। ये भी सब अफवाह फैलाई गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों के से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वच्छता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। मतलब बहुत किसान उनसे प्रभावित हुए। जात से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली और हाथों में से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक जो है सहानुभूति रखते थे। याद रखना, गांधी जी अपना सारा काम स्वयं करते थे और यहाँ तक कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके लिए चाय वाय भी बनाते थे, पानी पीने को लाते थे। इसके अलावा उनका सादा जीवन शैली, उनका उच्च विचार, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। जो है आम जनता, श्रमिक और गरीब लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनसे जुड़ते चले गए, जो अन्य नेता नहीं कर पाए। तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। याद रखना, यही चीजें जो गांव के लोगों के लिए गांधी जी कर रहे थे वही प्राचीन काल में बुद्ध कर रहे थे। तभी बौद्ध धर्म का इतना विकास हुआ, क्योंकि बुद्ध भी
जनता की भाषा बोलते थे, जनता के बीच में रहते थे, उस समय के गरीब लोगों की पीड़ाओं को समझते थे। इसीलिए वो जो है महावीर से आगे गौतम बुद्ध निकल गए। गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि के सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा उनका सौम्य स्वभाव था, तो इस सौम्य स्वभाव गांधी जी का भी था। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था, मतलब वो कोई कपट नहीं चाहते थे, न उनके मन में किसी तरह का कोई दोष था। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वाउदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गईं। रजवाड़ों, राजा उसमें होते थे, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडल की एक श्रृंखला स्थापित की गई। पंजाब मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1929 में। ये बात याद रखना। आगे लिखा है, गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया, जिससे आम जनता को समझ में आए। ठीक है। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थीं। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इसमें वह सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूते थे। तो गांधी जी के सरल स्वभाव के कारण, गांधी जी के ऐसे कामों के कारण ही कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी अब गांव तक पहुंच गई और जन आंदोलन भी गांव तक पहुंच गया। अब लोग जन आंदोलन के बारे में जानने लगे, जहां पहले लोग नहीं जानते थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल होते थे। पहले क्या था, कांग्रेस में केवल समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल होते थे, लेकिन अब जो है पूरे भारत के हर वर्ग के लोग शामिल होने लगे गांधी जी के कारण। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो याद रखना, जो भारतीय व्यापारियों को लगा कि आज जो हमें अंग्रेजों के समय में इतनी इज्जत मिल रही है, जब देश आजाद हो जाएगा तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। तो याद रखना, जीडी बिरला जो है ये गांधी जी का और उनके समर्थन बहुत किया था, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप ले लिया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे, जो दोनों लोग प्रभावित हुए। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, तो याद रखना 17 से 22 के बीच में गांधी जी के साथ बहुत से प्रतिभावान व्यक्ति जुड़े। कौन कौन? तो महादेव देसाई गांधी जी के, याद रखना, ये निजी सचिव थे। वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी थे ये सब लोग। ठीक है। सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए और भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे, जो इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। किसने? गांधी ने। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने के लिए और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। जब 1924 में इनको जेल से छोड़ा गया था, ठीक है, तब इन्होंने जो है इस पर ध्यान दिया, छुआछूत पर और खादी के कपड़ों पर। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। तो उन्होंने सामाजिक कार्य के भी काम किया। राजनीतिक नेता होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को जो है समाप्त करने के लिए कार्य किया। ठीक है। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया, मतलब एक तरह से साथ रहने पर बल दिया। इस तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने कपड़ों या वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। अब महत्ता पर जोर देंगे अगर खादी कपड़ों पर, तो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और उससे क्या होगा, अंग्रेजों के बहिष्कार का समर्थन आम जनता करेगी और साथ में उनके कपड़ों का जब
नहीं पहनेंगे तो ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे, यहाँ एक नोट्स के रूप में है कि ऐसे अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग जो है निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। तो याद रखना, जो गांधी का उसमें विरोध करते थे तो ऐसी मान्यता थी कि लोग जो है कोई न कोई जो है उनके साथ आपदा घटेगी। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाने जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लग गई। ठीक है, तो ये घटना हो गई। तो गांधी जी जब चरखा चला रहे थे तो गोरखपुर में एक लोगों ने कोई सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी के इस पर जो है प्रश्न उठा दिया कि चरखा चलाने से क्या हो जाएगा, तो उनके घर में आग लग गई। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार को, ये एक संयोग की बात है, लेकिन जो वहाँ उदाहरण था उसी चीज को दिया गया है। आगे लिखा है, अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव के कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना किया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उनकी बकरी को उनके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। ठीक है, तो ये भी एक घटना हो गई। ठीक है, अगला, गोरखपुर के एक गांव में किसानों के ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। रोड़ों मतलब ये वो क्या कहते हैं, ईंट पत्थर की। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ा बारिश बंद हो गई। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इस तरह की घटनाएं उस समय जो है बहुत ज्यादा जो है प्रचलित थी। गांधी जी को लोग इतना सम्मान देते थे और कहते थे गांधी का जो विरोध करेगा उसके साथ कोई न कोई अन्याय होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है नमक सत्याग्रह। अब हम लोग नमक सत्याग्रह की बात करेंगे। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है कि विनय पूर्वक अब कानून का उल्लंघन किया जाएगा और कानून को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कानून का उल्लंघन होगा अर्थात विनय पूर्वक। तो नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, नजदीक से एक नजर हम पहले देखते हैं। तो लिखा है, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों में केंद्रित किया। कब से? जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो 1928-29 तक गांधी जो है सामाजिक कार्यों में लगे रहे। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी स्वायत्त सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। मतलब यह हुआ कि साइमन कमीशन जब 27-28 में आया था, तो साइमन कमीशन क्यों आया था? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था और इसी की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, तो याद रखना, जो साइमन कमीशन आया था उसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसको स्वायत्त कमीशन कहा जाता था। और 7 अंग्रेज होने के कारण ही भारतीयों ने इसका विरोध किया था, तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पूरे देश में इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि एक भी इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था और जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां इसका विरोध हुआ और 2 बार साइमन कमीशन भारत आया था, ये भी याद रखना। आगे लिखा है, गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। ये याद रखना कि साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो गांधी ने उसमें कोई जो है अपना योगदान नहीं दिया था, लेकिन हाँ, लोगों को मोटिवेट जरूर किया था। तथा इसी वर्ष बारदौली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। तो याद रखना, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसके वल्लभ भाई पटेल जो है मुख्य नेता थे, तो गांधी यहाँ पर जाके शामिल हुए थे। और याद रखना, यहाँ पर जो है किसानों को जो है उन्होंने जो है जो अत्याचार हो रहा था, जो उनके साथ लगान वसूली जा रही थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये समर्थन किया। फिर इतिहास आगे बढ़ता है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। तो लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और इसी अधिवेशन में याद रखना, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कि हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया भी गया था। ठीक है, यह अधिवेशन 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की जो है छड़ी सौंपने का प्रतीक था। याद रखना, उस समय नेहरू बहुत युवा थे और पहली बार नेहरू को
इसका अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार नेहरू कब बनाए गए, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और आप ये भी याद रखना, इस अधिवेशन का अध्यक्ष पहले गांधी को बनाया जा रहा था, गांधी के कहने पे ही नेहरू को बनाया गया था, ये बात याद रखना। आगे लिखा है, और पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है और कहा है कि अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता ही रहेगा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई आगे, और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और देशभक्ति के गीत गा के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की घोषणा सभी गाँवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा मतलब कि हर जगह पे अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में जो है संगोष्ठियां हो, और अच्छा रहेगा मतलब हर जगह पर एक ही समय में झंडा फहराया जाना चाहिए। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जो है नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए, राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत की जाए, मतलब झंडा फहरा करके। कब? 26 जनवरी 1930 को। और दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में लगे, चाहे वह सूत कताई हो या अछूतों की सेवा हो या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा या असंभव नहीं है। मतलब ये हुआ कि पूरे दिन और क्या काम करना है तो पूरे दिन आप जो है ये सब काम कर सकते हैं, जैसा गांधी ने बताया। चाहे आप सूत काटिए, चाहे अछूतों के लिए काम करिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करिए, ये सब। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतीक्षा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का जो है आणीय अधिकार हो, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को उनके बदले अथवा समाप्त करने का भी अधिकार दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी। अब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो दांडी यात्रा शुरू किया गांधी ने साबरमती आश्रम से। आप मैप पे देख लीजिएगा, साबरमती आश्रम से गांधी ने यात्रा शुरू की थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे थे। दांडी जो है कहाँ पर है तो आप याद रखना, ये गुजरात में है, नवसारी जिले में है। ठीक है, और वहां पर दांडी यात्रा हुई थी। साबरमती से 24 दिन में यात्रा पूरी हुई थी। तो महात्मा गांधी के चलने के इस मार्ग को यहाँ पर एक मैप के माध्यम से दिखा दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लिखा है, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे पर उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की जो है कुशल समझदारी का एक उदाहरण था। क्यों ऐसा? तो गांधी ने नमक ही क्यों चुना? क्योंकि वो आम जीवन से जुड़ा हुआ था, और हर व्यक्ति नमक से जुड़ा होता है उसके जो है कार्य से। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का उपयोग अपरिहार्य है, आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया, और इस तरह उन्होंने दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। मतलब ये हुआ कि नमक पर भी कर लिया जाता था, जो गांधी जी ने लोगों से कहा कि अब कर नमक पर नहीं देना है। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। ठीक है, आगे लिखा है, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं आया। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा से पूर्व जो है सूचना जो है वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। मध्य रखना, गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो उससे पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था और कहा था कि हम 11 सूत्री मांग हमारी अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को न समझ सके, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। एक बात और याद रखिएगा, जब 12 मार्च को शुरू किया था गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह, जब शुरुआत साबरमती से की थी, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हम दोबारा साबरमती आश्रम लौट के नहीं आएंगे। और जब देश आज़ाद हो गया तब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम गए थे। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। 24 दिन के बाद
वहां उन्होंने जो है मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं, तो पूरे देश में अलग अलग नेताओं ने नमक सत्याग्रह निकाला। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी का जो है ये यात्रा है। जब उन्होंने शुरू किया था, कौन सी यात्रा, दांडी मार्च, तो उसी का एक दृश्य यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये 6 अप्रैल को जब 1930 को गांधी दांडी पहुंच गए थे, तो सत्याग्रही लोग प्राकृतिक नमक उठाते हुए यहाँ दिखाए जा रहे हैं। समुद्र किनारे लोग नमक उठा रहे हैं, तो एक मुट्ठी नमक पहले गांधी जी ने उठाया और फिर सब लोग नमक उठा उठा के ये अंग्रेजों को बता रहे हैं कि अब हम नमक कर नहीं देंगे और आप एक कानून का उल्लंघन करेंगे। लिखा है आगे, नमक सत्याग्रह क्यों, नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, तो गांधी ने लिखा है नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। तो महात्मा गांधी ने क्या बताया कि नमक जो है ही, हमने नमक को ही क्यों चुना, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। लिखा है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14वां गुना होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को उनके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति से जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया जाता है उसे नष्ट करती है। मतलब वो नमक का वैल्यू कम समझते थे अंग्रेज, इसीलिए उन्होंने जो है कहा कि नमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः किसी भी वजह से किसी भी चीज को स्वयं प्रयोग ना कर पाने अथवा अन्य मतलब को भी प्रयोग ना कर पाने या करने देने तथा ऐसे में उन चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी चीज का उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको हम बर्बाद कर दें। ठीक है, जो अंग्रेज कर रहे थे। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूं। जो है लोग जब गांधी कहीं जाते थे तो लोग बताते थे कि नमक कितना नष्ट हो रहा है। ठीक है, टनों न सही पर कई मन नमक कोकर तट पर नष्ट कर दिया गया, बताया गया। डांडी से भी इस तरह की बातें आ रही थी, क्योंकि नमक जो है डांडी में बनता था, जहां कभी भी ऐसे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती थी, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता था। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता था और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी ने नमक को चुना। ठीक है, नमक एकाधिकार इस तरह से चौतरफा भी अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ लाभ उद्योगों से वंचित करता है। प्राकृतिक द्वारा जो है बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है कि अधिक खर्च, अधिक राष्ट्रीय खर्च, मतलब ये राष्ट्रीय संपत्ति जिसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाही है। मतलब जो नमक तो बर्बाद कर ही रहे हैं, ऊपर से नमक कर भी ले रहे हैं। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह अस्तित्व में बना रहा। मतलब ये हुआ कि नमक पर जो इतना अत्याचार हो रहा था, नमक बर्बाद हो रहा था और कर भी लिया जाता था, लेकिन जन सामान्य लोग अभी भी उदासीन बने थे, अर्थात नमक कर का विरोध नहीं कर रहे थे। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। जितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये बात याद रखना। ठीक है, नमक कर जो बर्बाद हो रहा था, मतलब नमक बर्बाद हो रहा था और जो नमक कर लिया जा रहा था। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। गांधी ने 6 अप्रैल को तोड़ा गया था नमक कर कानून, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी में ये कहा था। तो गांधी जब दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को, तो नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल को। तो उन्होंने क्या कहा, तो लिखा है, उसी का अंश दिया गया है। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। उनको यह लगा था कि बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक जाने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही जो है यह छूट नहीं मिलेगी। गांधी को विश्वास था कि मुझे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा।
यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, इसमें शांति और अहिंसा कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, मतलब यह हुआ कि गांधी ने इसमें कहा था कि जो लोग हमारे साथ चलेंगे वो हिंसा नहीं करेंगे, और सरकार यही खोज रही थी कि अगर कोई हिंसा करे तब गिरफ्तार करूं, लेकिन कोई हिंसा किया ही नहीं। ठीक है, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में जो है शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह जो है फैसला क्यों न लिया हो। ठीक है, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे, सरकार इसको जो है बर्दाश्त नहीं करती है और कि नहीं, यह सवाल अलग है। मतलब हम जब नमक कानून तोड़ेंगे, गांधी ने कहा, तो सरकार इसको बर्दाश्त करती या नहीं करती अलग बात है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे, लेकिन जो है उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए वो अभिनंदन की पात्र है। मतलब सेना ने इस यात्रा को रोका नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो गांधी ने कहा कि कम से कम इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ये सब काम नहीं किया। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे नेताओं की गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो आगे बढ़ने लगता है, तो उसे नेता की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात गांधी ने कही। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे लिखा है, असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, मतलब वन कानून भी तोड़े, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में बेरोक टोक वो घूमते थे। मतलब यह हुआ कि पशुओं को चराने से भी रोका गया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री जो है कामगार हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने विशिष्ट अदालतों का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1922 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान से तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। आगे लिखा है, जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैयार पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं। जो याद रखना, जब गांधी यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारी खुफिया एजेंसियां भी लगी हुई थी, पुलिस अफसर भी लगे हुए थे कि गांधी रास्ते में क्या कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट बराबर दी जा रही थी, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वह सरकारी नौकरियां छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाएं। तो जो बहुत सारे भारतीय जो सरकारी अधिकारी रूप में काम कर रहे थे तो उनको नौकरी छोड़ने के लिए भी गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला आगे है, वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा, मतलब जो रास्ते में गांव पड़ गया था, कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊंची जात के लोग क्योंकि निम्न जात के लोगों को छूना भी पाप समझते थे, तो गांधी ने कहा कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों के साथ रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का पश्चात करना होगा जो आपने अछूतों के साथ किया है। यह बात गांधी ने ऊंची जात के लोगों से कहा। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां हैं। याद रखना, उस समय और आज भी धर्म के नाम पे लोग लड़ते थे। ठीक है, तो गांधी इसीलिए बार बार कहते थे कि सब लोग एक साथ आओ, सब लोग एक साथ मिलो, एक साथ मिलकर काम करो, नहीं तो ऐसे काम नहीं होगा।
पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों की औरत और मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों वॉलेंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। ठीक है, आगे लिखा है सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट जो आईपीएस होते हैं उनको कहते हैं पुलिस अधीक्षक मतलब ही होता है आईपीएस, ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। मतलब यह हुआ कि जो वहाँ का पुलिस अधिकारी था, आईपीएस था, उसने लिखा था कि जैसे जैसे गांधी की यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और गांधी की ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स, जो गांधी जी की जो है कदकाठी पर हंसी आती थी, पत्रिका ने उन्हें अतुल्य जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू का खूब मजाक उड़ाया था। याद रखना, जो टाइम्स नामक पत्रिका है ये गांधी जी की मजाक भी उड़ाई थी उस समय। ठीक है, उन्हें जो है तकुए के जैसा शरीर बताते थे, मकड़ी जैसा जो है पेड़ूक बताते थे, ये सब करके उनका गांधी जी का मजाक उड़ाया जाता था। लिखा है इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम्स ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे मतलब गांधी जी गिर गए थे। ठीक है, पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। मतलब गांधी जी को मरियल भी कहा गया। किसने? टाइम्स नामक पत्रिका ने। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। पत्रिका की सोच क्या बदल गई? टाइम पत्रिका ने उन्हें पूरे दुनिया का सबसे चर्चित व्यक्ति भी घोषित किया था। ठीक है, लिखा है टाइम ने लिखा है कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वह भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कह रहे हैं सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है टाइम पत्रिका का भी जो है विचार क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे एक दृश्य दिया गया है, ये दृश्य है मतलब ये फोटो है गांधी जी का, ये नेहरू जी बैठे हुए हैं, ये वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जमनालाल बजाज जी बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो है बैठ करके एक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और ये फोटो है कहाँ का? तो ये है आपका, याद रखना, प्रयागराज का है। ठीक है, प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी 1931 में, जब जेल से गांधी को रिहा किया गया था। तो आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये वास्तविक फोटो है, कोई बनाई गई फोटो नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या। तो पृथक निर्वाचन क्या होता है आगे बताता हूं मैं। पहले हम बात करेंगे संवाद की क्या है। तो याद रखना, संवाद जो है, अब इसके आगे की जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखा है नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। तो याद रखना, अगर पूछा जाए नमक यात्रा के 3 महत्वपूर्ण कारण क्या थे या उनकी विशेषता क्या थी, तो पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आ गए। पूरे दुनिया में महात्मा गांधी की चर्चा हुई। जब नमक सत्याग्रह आगे बढ़ा तो अमेरिका की टाइम पत्रिका ने भी अपने विचार बदल दिए, पूरे दुनिया में इसके लेकर चर्चा हुई। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर एग्जाम में आपसे कभी पूछा जाए कि गांधी के किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो ये बात याद रखना, वो आंदोलन कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। मतलब कि याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसके कहने पर महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी ने ऐसा काम किया, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर, जो समाजवादी एक नेता थी। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। और तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा
देना पड़ेगा। ये जो है अंग्रेजों को ये बात जो है एहसास हो गया। आगे लिखा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। याद रखना गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। और याद रखना इसके अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, पहले याद रखना जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। क्यों शामिल नहीं हुई? क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल हुए थे, केवल गांधी शामिल हुए थे कांग्रेस की ओर से। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी ये लोग शामिल नहीं हुए। तो कांग्रेस केवल एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई है, याद रखना। और गोलमेज सम्मेलन होता क्या है तो आप इस मैप पे देख लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये राउंड टेबल पे होता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी का नाम रखा गया या गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन होने से फायदा ये होता है गोलमेज करने से कि एक दूसरे को सब देख सकते हैं और सबकी बात सुन सकते हैं। इसीलिए गोलमेज सम्मेलन का यह आयोजन अक्सर किया जाता है। ठीक है, लिखा है आगे कि शुरू हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण याद रखना, ये भी याद रखना कि पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना और अंबेडकर जी शामिल हुए थे। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन में बहुत लोग शामिल नहीं हुए। ठीक है, जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी जो है कई लंबी बैठकें हुई और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था नोट कर लीजिएगा आप लोग। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, इस समझौते के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो आगे लिखा भी है जो है गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो याद रखना ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ इसके द्वारा नमक उत्पादन का अधिकार दे दिया गया, सारे कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि हम कहाँ जाएंगे, तो हम अब जाएंगे कहाँ पर, गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे वाले में। आगे लिखा है रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की। रेडिकल मतलब जो उग्रवादी लोग थे, जैसे उसमें आपका कौन थे, भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह समय जेल में थे। तो उन लोगों ने विरोध किया कि गांधी ने हमारे के लिए बात क्यों नहीं किया। तो जो रेडिकल राष्ट्रवादी थे उनके बारे में बात गांधी ने क्यों नहीं किया इरविन समझौते में, इसलिए गांधी की आलोचना उन लोगों ने किया। क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और इसमें गांधी जी गए थे राजपुताना नामक जहाज से। यह भी याद रखना कि पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी किस जहाज से गए थे, तो राजपुताना नामक जहाज से। उनमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। तो एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस की ओर से कौन गए थे, गांधी। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो 3 लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया था, मतलब गांधी जी का विरोध किया था, कांग्रेस का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने, राजे रजवाड़ों ने और BR अम्बेडकर जी ने। आगे लिखा है लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसीलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी ने से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। ठीक है, अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में, ठीक है, उन्होंने निजी खत में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया। उनका कहना मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वह जो है सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। याद रखना मैकडोनाल्ड ने एक वो पेश कर दिया था, बिल पेश किया था, उसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, अम्बेडकर के कहने पर। और इसमें यह कहा गया था कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को लेकर गांधी गोलमेज सम्मेलन छोड़ करके चले आए थे। आगे वेलिंगटन कौन है, ये भारत के वायसराय थे।
तो वेलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये किसने कहा था कि अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। ये किसने कहा था? तो ये बात याद रखना, लॉर्ड वेलिंगटन ने कहा था, जो वायसराय थे। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी रणनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है। मतलब वो जो अमेरिका के लोगों ने गांधी जी की प्रशंसा की थी उसका भी विरोध किया। किसने? तो वेलिंगटन ने। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम जो है निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को अपना भगवान मान बैठी है। तो याद रखना, भारतीयों को उन्होंने क्या कहा? तो भारतीयों को उन्होंने रहस्यवादी, अंधविश्वासी कहा और अव्यवहारिक कहा, और कहा कि ये जो है गांधी को भगवान मान करके बैठे हैं, जो कि एक जो है बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आगे लिखा है, बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। तो याद रखना, 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में चुनाव कराया गया, और 1937 में जब चुनाव कराया गया तो उसमें कांग्रेस 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। तो याद रखना, उस समय के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे लिखा है, कांग्रेस मंत्रिमंडल की सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो याद रखना, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो है भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में। तो इसीलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने 28 महीने की सरकार का इस्तीफा दे दिया, और जो कहा कि जो है मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से अपने 8 प्रांतों में, तो जिन्ना खुश हो गए, उन्होंने पूरे मुक्ति दिवस मनाया कांग्रेस से। तो लिखा है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व जो है नाजियों के कट्टर आलोचक थे। तदुपरांत उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया, और इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 28 महीने की सरकार चली थी। ठीक है, आगे लिखा है, युद्ध समाप्ति होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद कुछ चीजें और देख लेते हैं। पहले जो ऊपर चीजें दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें दी गई उनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम पीछे की ओर आते हैं। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या। याद रखना, अंबेडकर जी ने वहां पे मांग किया था गोलमेज सम्मेलन में कि हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, और ये कानून पास भी कर दिया गया, जिसे जो है क्या नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था सांप्रदायिक पंचायत नाम दिया गया। उसका विरोध गांधी जी ने किया। ठीक है, और गांधी जी ने क्या विरोध किया? तो लिखा है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है दमित अर्थात दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, और याद रखना पेश किया, और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन छोड़ के चले आए थे। ठीक है, तो लिखा है, अस्पृश्यों मतलब छुआछूतों अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दासता अस्थायी रूप से ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें, मतलब छुआछूत ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनकी प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा, और जरूरत यह बात की है कि जो अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, मतलब छुआछूत का क्या किया जाए? विनाश किया जाए। और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर ले तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को जो है पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था कि दलितों को हिंदुओं से अलग ना किया जाए। इसी को लेकर गांधी और अंबेडकर में जो है काफी विवाद भी हुआ था, बाद में पूरा समझौता हुआ दोनों लोगों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे तो वही गोलमेज सम्मेलन का ये जो है फोटो दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी बैठे हैं, और ये जो है आपके कौन है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये आपका ये मदन मोहन मालवीय जी बैठे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर ये दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी है कि जो है
ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का एक दृश्य दिखाया गया, लंदन का है। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया। वह मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्यधारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वह सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। आगे लिखा है पृथक निर्वाचिका पर अंबेडकर के विचार क्या थे, क्योंकि उन्होंने मांग किया था। तो लिखा है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है, जब विरोध किया उन्होंने क्या लिखा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान करने की बजाय जो है कोढ़ियों की तरह देखता है। कोढ़ी मतलब एक तरह से जो भीख मांगने वाले हैं, जिसके साथ सामान्य संबंध नहीं रख सकते हैं। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है। दलितों के बारे में उन्होंने कहा, जिसके पास आजीविका को कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा इस बात को लेकर के। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दलित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर ना मिल सके। ये दलील किसने दिया था, तो ये अंबेडकर जी ने दिया था। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। तो गांधी जी के विरोध में अंबेडकर ने यही कहा था कि दलितों को आरक्षण मिले और दलितों को राजनीतिक में जो है शामिल करने के लिए किया जाए, तभी, और जब जिस दिन दलित राजनीति में शामिल हो जाएंगे उस दिन उनका विकास अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो फोटो दिखाया गया है, ये फोटो है महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं गांधी जी हैं और ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई। जब वायसराय के साथ वार्ता हुई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक फोटो जो दिया गया है, ये फोटो किसका है, तो यहाँ है ये स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ गांधी जी की फोटो है। ये स्टेफर्ड क्रिप्स भी 1942 में मार्च में आए थे, क्रिप्स मिशन योजना के साथ ही आए थे और उन्होंने कहा था कि जो है क्या कहते हैं, गांधी जो है या कांग्रेस अगर युद्ध में शामिल हो जाती है तो उन्हें जो है हम स्वतंत्रता देंगे और उन्हें हम जो है स्वराज देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो देना हो युद्ध के पहले दो, युद्ध के बाद में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए पृथक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। याद रखना 1940 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने पहली बार इसी अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान नामक देश की मांग की थी, ठीक है। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच संघर्ष का था। मतलब यह हुआ कि अब जो है पहले तो क्या था कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच युद्ध चल रहा था, एक तरह की लड़ाई चल रही थी। अब बीच में मुस्लिम लीग भी आ गया और मुस्लिम लीग कह रहा है देश तो आज़ाद होगा ही, लेकिन हमें अलग देश भी चाहिए। तो इस कांग्रेस को 2 लोगों से लड़ना था, मुस्लिम लीग से भी और ब्रिटिश सरकार से भी। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सत्ता सरकार में आई थी, जिसमें शामिल होकर लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। तो लेबर पार्टी के लोग हमेशा भारत के बारे में सोचते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। तो विंस्टन चर्चिल इस समय प्रधानमंत्री जब बने तो भारत के विरोधी थे, लेकिन अन्य लोग वो भारत के समर्थक थे, लेकिन ये भारत के विरोधी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़ों टुकड़ों में मतलब कर दे। वो चाहते थे कि भारत या कोई भी देश ब्रिटेन से अलग ना होने पाए। 1942 के बसंत में जो है मार्च के महीने में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो इसीलिए क्रिप्स भारत आया था। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों, जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी शक्तियों से
भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, ये मांग किया गया। इसी बात पर वार्ता टूट गई, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किसी कीमत पर चाहते ही नहीं थे कि जो है हम भारतीयों को वायसराय की परिषद में शामिल कर सके। जब ये उन्होंने नहीं माना तो क्रिस मिशन को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और गांधी ने क्रिस मिशन के बारे में क्या कहा था कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात टूटता हुआ जो है एक ऐसा बैंक है जो करप्ट हो चुका है, दिवालिया हो गया है, और हमको जो है एक जो है ऐसा चेक दे रहा है जिसकी डेट बहुत पुरानी है। ठीक है, मतलब आगे की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया तो किस मिशन की असफलता के बाद शुरू किया, और इसका नारा था करो या मरो। तो लिखा है जो है किस मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम दिया गया। याद रखना, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। लिखा है आगे, हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और याद रखना, गांधी जी के साथ साथ जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, ये भी याद रखना। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे गुप्त रूप से। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। याद रखना, जो जयप्रकाश नारायण थे इन्होंने हजारीबाग जेल को तोड़ करके फरार हो गए थे और नेपाल में जाकर के आजाद दस्ता बनाया था, और वहां पर एक गुप्त रेडियो बनाए थे और इसके माध्यम से प्रचार करते थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। मतलब यह हुआ कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो 3 भारत के ऐसे क्षेत्र थे जो आज़ाद हो गए थे, जहां स्वतंत्र सरकार समानांतर सरकार चल रही थी। इसे हम प्रति सरकार भी कहते हैं। ठीक है, इसे समानांतर सरकार भी कहा जाता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सतारा था जो महाराष्ट्र में है, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में था, और एक बलिया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे 3 जो है सरकारें बनी थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग गया। ठीक है, आगे लिखा है भारत छोड़ो क्विट इंडिया भारत मतलब आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। ठीक है, याद रखना, जो मुस्लिम लीग था उस समय ये चाहता था कि अपने प्रभाव को और आगे बढ़ा ले। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उनका कोई खास वजूद नहीं था। तो याद रखना, जिस समय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में व्यस्त थी उस समय जिन्ना मुस्लिम लीग के द्वारा अपनी पैठ बनाने में व्यस्त हो गए। ठीक है, जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, गांधी जी को रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस लीग के बीच जो है फैसले को बांटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लेमेंट एटली उसके वो तो सरकार के वो अंग थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, लेबर पार्टी। उसी समय वायसराय लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया था जो शिमला में हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था, लॉर्ड बेबल ने बुलाया था शिमला में। ठीक है, आगे लिखा है 1946 के शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। तो 1946 में फिर प्रांतीय चुनाव हुआ। ठीक है, सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण का पूरा हो चुका था, मतलब राजनीतिक रूप से लोग ध्रुवीकरण हो चुका था। 1946 में गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भारत में आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर आए थे, और इनका उद्देश्य था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। आगे लिखा है, इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए
लीग की मांग का समर्थन में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर दिया। ठीक है, तो 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन मनाया था? तो याद रखना, जिन्ना ने मनाया था और कहा था कि जो है देश छोड़ो बंटवारा करके। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर के ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मतलब हिंदू मुसलमानों में दंगा शुरू हो गया। फरवरी 1947 में लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन भी सुलह के लिए प्रयास किए, जिन्ना अर्थात मुस्लिम लीग और किसमें, कांग्रेस में, तो विफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। तो हमको देश आज़ादी मिली, तो देश की आज़ादी के साथ साथ हमें विभाजन भी मिला। तो हमने लड्डू तो खाया स्वतंत्रता का, लेकिन रोते हुए खाया, क्योंकि विभाजन भी हुआ। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, मतलब खुशियां भी मनाया, लेकिन गम भी था, क्योंकि भारत विभाजित भी हुआ था। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने जो है मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक जो है करतल ध्वनि होती रही, लोग तालियां बजाते रहे। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पटेल जी हैं और ये जो है नेहरू जी हैं और गांधी जी हैं, तीनों लोग मिल करके जो है किसी बात पर वार्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आखिरी बहादुरता दिन। ठीक है, तो ये क्या था? 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। याद रखना, उस समय वो कहाँ थे? तो उसमें गांधी जो है आपका गए थे वहां पर, क्या कहते हैं, बंगाल में उस समय विद्रोह हो रहा था वहां पर, और दंगे हो रहे थे, उस दंगों को समाप्त करने के लिए गए थे। ठीक है, लिखा है उस दिन वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पे थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, तो जो उसमें दंगे हो रहे थे, इसीलिए गांधी बहुत दुखी हुए। उनके जीवनी लेखक, याद रखना, उनके गांधी जी की जीवनी किसने लिखा था? D.G. तेंदुलकर ने लिखा था कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया था कि वह अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देते की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का साथ बढ़ाएं और शांति से रहने का संकल्प लें। याद रखना, जब गांधी जी पीड़ितों के बीच में काम कर रहे थे, इसीलिए गांधी जी को उपाधि दिया था। किसने? तो गांधी जी को उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, वन बाउंड्री फोर मैन, एक ही व्यक्ति है जो बाउंड्री पे लड़ाई कर रहा है, सीमा पर। गांधी जी और नेहरू के आह्वान पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। 2 राष्ट्र मतलब हो गया एक ही, मतलब देश में 2 अलग अलग देश क्षेत्र में। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। याद रखना, जब मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे तो गांधी ने और नेहरू ने कहा कि यह देश सबका है, आप यहाँ रह सकते हैं। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, नेहरू ने कहा, तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। तो अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि आपकी रक्षा होगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों के आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी, क्योंकि जब कुरान की आप जो है वो पढ़ी जाती थी
कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो बहुत सारे लोगों ने गांधी का विरोध किया। कई लोग उस बात पर नारे लगाने लगे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो गांधी जी पर यह आरोप भी लगाया गया कि वो शरणार्थियों की बात क्यों करते हैं लेकिन हिंदुओं और सिखों की बात क्यों नहीं करते हैं। डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे। हालांकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। दिल्ली में बहुत लोगों को मतलब मुसलमानों को भी मारा गया था, हिंदुओं को भी मारा गया था। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे और 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात पर जिक्र भी किया था कि बीतों सालों से इस दिन 26 जनवरी को किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी लेकिन उनके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग करने वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुत समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। त्याग रखना उन्होंने कहा कि जो है अल्पसंख्यक भी रह सकते हैं, उन्हें बहुसंख्यक परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत 2 भागों में बढ़ चुका है लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। ये जो है ये उस समय का विचार व्यक्त किया गया गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। यह भी उनका विचार था। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं आया तो बहुत से लोगों ने गांधी जी का इसको लेकर के विरोध किया और 30 जनवरी 1948 को शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उसका नाम नाथूराम गोडसे था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक जो है पलक उन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सब रोने लगे। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। उसमें जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने भी उनके लिए एक शोक संदेश भेजा। ठीक है, एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपवास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मात्म अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था और दूसरी तरफ एक धर्मात्म हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। तो गांधी जी भाईचारे में विश्वास रखते थे, इसलिए कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उसने और उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। ठीक है, तो उस समय जो है ये जो वहाँ का क्या कहते हैं टाइम पत्रिका थी उसने जो है गांधी के बारे में ये बात कही। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी की बॉडी जल रही है, लोग बैठे हुए हैं और ये आपके पटेल जी हैं, ये नेहरू जी हैं और यहाँ ऊपर जो है ये परियां हैं जो गांधी जी का स्वागत कर रही हैं। ये दृश्य दिखाया गया कि उनकी आत्मा कैसे ऊपर की ओर जा रही है, एक ही चित्र बना करके दिखाया गया। तो यहाँ लिखा भी है कि महात्मा गांधी की मृत्यु एक प्रचलित चित्र जो है लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दे दिया गया था। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ आप जो है नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिंता दोनों
खड़ा हुआ देख सकते हैं। मध्य में स्वर्ग से महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गांधी जो है ऊपर आप देख सकते हैं आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है, और एक तरफ जो है पटेल जी हैं, एक तरफ नेहरू जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है गांधी को जो है समझना। लिखा है गांधी को समझना। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो लिखा है सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। लिखा है इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। याद रखना, उसमें जो भाषण दिए गए स्रोत रखे गए हैं उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज को जनता के लिए लिखा गया था और जिस चीज को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था, उदाहरण के लिए भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उनके व्यक्तिगत पत्र हमें उनके निजी विचारों की झलक देते हैं। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। जो है इसमें बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी और सार्वजनिक जो है का यह फर्क टूट जाता है। ठीक है, बहुत सारे पत्र जो है व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वह जनता के लिए भी होते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है कि एक दिन उन्हें जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। महात्मा गांधी हजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संग्रह तैयार किया था। उसे वो जो है ए बच ऑफ गोल्ड लेटर्स पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया था। तो आप इसे याद रखना, बहुत सारे लेटर उस समय लिखे गए थे गांधी को, नेहरू को, पटेल ने सब एक दूसरे को लिखे थे। तो वो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमें मिली हैं और उससे हम इतिहास की चीज़ों को जान सकते हैं। आगे लिखा है छवि गणना। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि वह आत्मकथाएं प्रायः जो है स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। उनमें से उन्हें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रखता है और उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। मतलब जो कोई आत्मकथा लिखता है तो क्या चीज़ लिखता है उसी के बारे में बताया गया है। वह क्या याद रखना चाहता है या वह औरों की नज़रों में अपनी जिंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हम वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें दिखाना नहीं चाहता है। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए। इच्छित और अइच्छित स्मृतियों की उन कृत्यों को समझना भी हमें चाहिए। ठीक है, अब लिखा है पुलिस की नज़र में। तो लिखा है औपनिवेशिक शासन ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नजर रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मतलब जो उस समय रिपोर्ट बहुत सारी लिखी जाती थी, जो लोग जेल में बंद होते थे, वो भी हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। उस समय पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट गोपनीय होती थी, लेकिन अब वह दस्तावेज जो है अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की गई जाने वाली एक पचित रिपोर्ट थी जो यहाँ पर दी गई है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि उस समय कैसे आंदोलन हुए थे और सत्याग्रही कैसे काम करते थे, उसी के बारे में जो रिपोर्ट दी गई थी वही दिया गया है। पचित मतलब होता है 15 दिन का जो दिन होता है। इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। यह रिपोर्ट स्थानीय इलाकों में पुलिस की जो है मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिखता है कि अपना आला अधिकारी क्या देखते थे और क्या वह मानते थे। मतलब उस समय जो बहुत सारी जो रिपोर्ट लिखी गई, बहुत सारे मुकदमे लिखे गए थे, उसी के बारे में है। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए वे खुद इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन
आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखेंगे, मतलब जो पक्षीय रिपोर्ट देखेंगे, तो गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्यवाहियों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति इच्छुक और शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने का एक जो है हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मतलब यह हुआ कि गांधी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दांडी यात्रा निकाली थी, उसको एक नाटक बताया गया, एक कर्तव्य बताया गया, और एक जो है कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं। यही सब चीजें उस समय महिमा मंडित की गई और इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अखबारों से अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं इतिहास जानने के लिए, जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात पर भी संकेत देते हैं कि आप भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अखबारी ब्यौरों को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्वास दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता है कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्ट किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबारों के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाली रिपोर्ट जैसे ही नहीं हो सकते हैं। मतलब इंग्लैंड में कुछ और रिपोर्ट छपती थी और भारत में कुछ और छपती थी। यहाँ लिखा है, हमें इस रिपोर्ट को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास जो है एहतियात भी बरतनी चाहिए, मतलब सावधानी भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्दशः सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता है। अक्सर उनमें ऐसे जो है अफसरों की आशंकाओं और बेचैनी की झलक भी दिखती है जो किसी आंदोलन को जो है नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और उनके प्रसार के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे अंग्रेज कंफ्यूज रहते थे क्योंकि गांधी हिंसा नहीं करते थे, ठीक है, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ ही नहीं पाते थे। अथवा गिरफ्तार का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नजर रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उनकी चिंता उतनी ही बढ़ जाती थी। ठीक है, यहाँ एक फोटो और दिया गया है, इसके ये क्या कह रहा है, तो लिखा है, इस तरह के चित्रों से यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया गया है। यहाँ देखो ओम लिखा गया है, ओम के बीच में गांधी जी को लगाया गया है। यहाँ भारत माता की फोटो लगी हुई है और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं और उनमें चारों ओर अन्य नेताओं और जो है विद्वानों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं अन्य बहुत सारे विद्वान हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश का बलिदान किया है, और उसमें सबसे केंद्र में कौन है, तो गांधी जी हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं भारत माता का भी फोटो लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहरू भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका वो क्या कहते हैं आज़ाद जी हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस हैं, सबकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ सन भी दिए गए हैं। लिखा है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते थे। ये कुछ डेट याद करना होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 18 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट आया था, अब मार्च अप्रैल में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जहां पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य रखा गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, दांडी मार्च की शुरुआत हुई। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त को। और 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य हिंसात्मक इलाकों का दौरा कर रहे थे। याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे, तो नोआखली बंगाल में थे।
ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट जितना था मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं अलग से आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।